हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वेव के बारे में। वेव है क्या, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज वेव। ओके, नाउ बट थिंक बिफोर इट दैट व्हेन वी टॉक एंड अदर पर्सन लिसन टू अस, जब भी हम लोग बात करते हैं और कोई दूसरा हम लोगों को सुनता है तो हमारी आवाज़ उस दूसरे पर्सन के पास, दूसरे पर्सन के कानों में जब जाती है तो वो किस फॉर्म में जाती है, ठीक है। हम उसे एक जनरली नाम देते हैं साउंड, ठीक है। साउंड क्या है, ये भी एक तरह का वेव है। सन से हम लोगों तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचती है, जिसमें से लाइट भी एक वेव ही है, ठीक है। तो ये जो लाइट हम लोगों तक पहुंचती है, ये कौन से फॉर्म में पहुंचती है, ये वेव के फॉर्म में पहुंचती है, ठीक है। तो ये सभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हम लोगों को एक बात तो पता चल गई कि वेव क्या होता है। वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और द प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी। वेव क्या है, एनर्जी का प्रोपागेशन है, ट्रांसमिशन है, जो कि सोर्स से ऑब्जर्वर तक मूव करती है, ठीक है। और ये एनर्जी जिस फॉर्म में मूव करती है, जिस पैटर्न पे मूव करती है, दैट इज कॉल्ड वेव। Okay, so we can also say that wave is a pattern of transmission of energy. Wave क्या होता है, एक एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब भी एक एनर्जी एक सोर्स से दूसरे ऑब्जर्वर के पास ट्रांसफ़र होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास ट्रांसफ़र या मटेरियल का ट्रांसफ़र वेव में नहीं होता है, ठीक है। याद रहे, मटेरियल का ट्रांसफर वेव में नहीं होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन डिफाइन वेव से दैट व्हाट इज वेव। तो ये हमारे पास वेव के कुछ डेफिनेशन है, वेव के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। दैट वेव किसको बोलते हैं, एक्चुअली में वेव जो है एनर्जी का प्रोपागेशन है। प्रोपागेशन का मतलब होता है सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये जो एनर्जी सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपागेशन। और ये कब होता है, जब एक तरह का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिस मीडियम से, ठीक है, जिस मीडियम से या जिस सोर्स से ये वेव प्रोड्यूस होता है, उस सोर्स का या उस मीडियम का पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता है। एक्चुअली वो एनर्जी को, जैसे साउंड एनर्जी या लाइट एनर्जी, इस एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता। ओनली एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड नो मटेरियल पार्टिकल्स, ओके, दैट इज कॉल्ड वेव। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे कोई एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, बेल लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रोड्यूस कर रही है साउंड, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है और ये हमारे कानों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोर्स, ये क्या हो गया, सोर्स, ओके। और ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये जो हो गया साउंड का, ये जो पैटर्न बना, ये जो साउंड एनर्जी सोर्स से ऑब्जर्वर तक जो प्रोपागेट हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, दैट इज कॉल्ड वेव। हम लोग इसको नाम दे देते हैं साउंड वेव। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न बना वेव, ठीक है।
उसी तरह से अब हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वेव है जिस मीडियम से पास करती है, सपोज दैट कि अगर हम इसे मान लेते हैं एक एयर मीडियम, ठीक है, तो ये जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ही जगह पर, एक ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये पार्टिकल यहाँ से निकल करके आगे की ओर चला गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ये पार्टिकल जहाँ पे है उसी जगह पे रहेगा, सिर्फ उसी जगह के चारों, उसी जगह के आगे पीछे या ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक पार्टिकल दूसरे को अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, सेकंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल को अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ये एनर्जी ट्रांसफर होता है, और जब ये एनर्जी ट्रांसफर होता है तब इन सभी पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हम यह बात करते हैं कि हमारा जो वेव है ये एनर्जी का ट्रांसफर है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। उसी तरह से हम एक ले लेते हैं वाटर वेव। होता है ना कि जब आप एक तालाब, अगर कंडीशन ले लेते हैं, सपोज दैट कि एक तालाब में अगर बीच में आप एक पत्थर मारते हैं, एक स्टोन ड्रॉप करते हैं, तब क्या होता है कि ये वेव इस तरह से चारों ओर किनारे की तरफ फैलता है, ठीक है। तो ये जो वेव बना एक्चुअली में, जब यहाँ पे एक कंडीशन और देखिएगा, सपोज दैट कि अगर आप यहाँ पे किसी कागज के टुकड़े को फेंक देते हैं या कुछ फ्लोटिंग मटेरियल को फेंक देते हैं जो सरफेस पे है, आप देखिएगा कि जब इसको आप स्टोन से मारते हैं तब ये जो ऑब्जेक्ट है जो वाटर के सरफेस के ऊपर है वो अपने ही जगह पर ऊपर नीचे होगा। मतलब कि वाटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपने जो स्टोन ड्रॉप किया उस स्टोन का जो काइनेटिक एनर्जी था वो वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होकर के किनारे तक गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वेव। तो हम इसको बोल देंगे वाटर वेव, ठीक है। नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि वेव के कितने टाइप्स होते हैं। वेव, एक्चुअली वेव को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो पार्ट में कौन सा? एक हमारे पास हो गया इलास्टिक वेव, इलास्टिक वेव, और इसी को हम लोग बोल देते हैं मैकेनिकल वेव। ओके, पहला जो वेव का फॉर्म है वो हो गया इलास्टिक वेव, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ओके, अनदर पार्ट ऑफ द वेव इज नॉन इलास्टिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉन इलास्टिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो तरह के वेव्स हमारे पास है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेव। सी, मैकेनिकल वेव इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। मैकेनिकल वेव इज अनदर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग बोल देते हैं, एक हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, और सेकेंड हमारे पास हो गया ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव को दो पार्ट में हम बांट देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। एक्चुअली में क्या होता है, ये मैकेनिकल वेव क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ए ट्रांसवर्स वेव। ओके, सी, ओके, तो ये जो हमारे पास वेव था मैकेनिकल वेव। ओके, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, सी, द वेव दैट रिक्वायर
अब ये मैकेनिकल वेव क्या है? एक्चुअली द वेव दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, वो वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ओके, फॉर एग्जांपल साउंड वेव, वाटर वेव, स्प्रिंग वेव, ये सारे के सारे मैकेनिकल वेव हैं, बिकॉज दे रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। सपोज दैट कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारा जो साउंड एनर्जी होता है, आवर साउंड एनर्जी, ओके, दैट प्रोड्यूसेस ए डिस्टर्बेंस। हमारा जो साउंड एनर्जी होता है, जो हमारे वोकल कॉर्ड से बाहर आता है, एक्चुअली उसमें क्या होता है कि आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वो जो एयर मॉलिक्यूल है इस साउंड एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है। नाउ थिंक दैट what happened if these air molecules are not present around us। अगर ये एयर मॉलिक्यूल हमारे आसपास नहीं हो तो क्या ये साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे? नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं साउंड एयर पार्टिकल हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे आसपास नहीं रहेगा, देन टू व्हॉम द साउंड एनर्जी विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी। ये जो साउंड है जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जब हमारे माउथ से बाहर आएगा, हमारे वोकल कॉर्ड से बाहर आएगा, तब ये अपने एनर्जी को एयर पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है, और एक एयर पार्टिकल दूसरे को, दूसरा एयर पार्टिकल तीसरे को ट्रांसफ़र करता है। अब जब ये एयर पार्टिकल्स होंगे ही नहीं तो ये साउंड आगे बढ़ेगा कैसे? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा साउंड वेव है, इसको सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुँचने में पार्टिकल्स या मटेरियल का ज़रूरत होता है, चाहे वो एयर पार्टिकल हो, ठीक है, या फिर तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ भी हो, पार्टिकल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे वेव को हम बोल देते हैं मैकेनिकल वेव। अपार्ट फ्रॉम साउंड वेव, वाटर वेव इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। वाटर वेव भी जो है मैकेनिकल वेव। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी आप वाटर में एक स्टोन ड्रॉप करते हैं तो ये वेव इस तरह से ट्रेवल करता है, ठीक है। होता है क्या कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे को, इस तरह से एक दूसरे को ये डिस्टर्ब करते चलते जाता है। अच्छा, अब ये डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, ये भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होते जाता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेव। तो ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कहाँ होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल या एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मटेरियल, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को, इस तरह से एक दूसरे को डिस्टर्ब करते चला जाता है, ठीक है। अब सपोज दैट कि अगर वाटर मॉलिक्यूल, समझ लो जहाँ तक ये वाटर मॉलिक्यूल होगा, सपोज कि वाटर मॉलिक्यूल वाटर यहीं तक है, तो ये वेव यहीं तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाटर वेव को ट्रैवल करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए हम लोग वाटर वेव को भी एक मैकेनिकल वेव का एग्जांपल में रख सकते हैं। ओके, अब जरा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मैकेनिकल वेव के लिए जो मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये मीडियम क्या है? ओके, एक्चुअली जिस मटेरियल से वेव ट्रेवल करता है, दैट इज द मीडियम ऑफ वेव। When we talk, जब हम बात करते हैं तो हमारा साउंड जो है एयर के मीडियम से, एयर के थ्रू हम सभी के पास पहुंचता है। ओके, तो एयर क्या हो गया? हम लोगों के लिए मीडियम हो गया, ठीक है। अगर ये साउंड वाटर के अंदर ट्रेवल करेगा तो वाटर इज द मीडियम फॉर द साउंड। ओके, तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल है मीडियम के। बस आपको इतना याद रखना है कि भाई वेव जिस मीडियम से या वेव जिस मटेरियल से ट्रेवल करता है, दैट मटेरियल बिकम्स द मीडियम ऑफ द वेव। ओके, नाउ सी, किसी भी मीडियम के पास, अभी हम लोगों ने जो बात किया है, जो मीडियम्स होते हैं वो किसी ना किसी पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे अभी हमने बात किया एयर, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स हैं। बहुत सारे जितने भी हमारे आसपास में सॉलिड मटेरियल है वो किसी ना किसी तरह के पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की, एयर या सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सभी के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन सभी के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं,
ठीक है। और यही एक कारण है कि अलग अलग मटेरियल में वेव का जो ट्रेवल करने का जो कंडीशन होता है, जो स्पीड होता है, वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया दैट द मूवमेंट ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। अब ये कौन से नेचर होते हैं जिस पर हमारा वेव डिपेंड करता है, जिस पे हमारा वेव ट्रेवल करता है? तो ये दो कंडीशन है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द प्रोपगेशन? व्हाट कंडीशंस फॉर द मीडियम? ओके, टू ट्रेवल द वेव, किसी भी मीडियम से वेव ट्रेवल करने के लिए मीडियम के दो नेचर को वो डिसाइड करता है। देखो, टू ट्रेवल वेव और वी कैन से मैकेनिकल वेव। ओके, मैकेनिकल वेव, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई मीडियम का रिक्वायरमेंट किसको होता है? मैकेनिकल वेव को होता है। तो मैकेनिकल वेव को मीडियम में जब ट्रांसफर, किसी भी मीडियम में जब प्रोपागेट करता है, तो उस कंडीशन में वेव को मीडियम की कौन से प्रॉपर्टी का यूज करना होता है? सबसे पहला कंडीशन जो है इलास्टिसिटी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, दैट इज द इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या है? सपोज दैट एक छोटा सा रबर का एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप रबर को खींचते हैं, ठीक है, जब भी आप रबर को खींचने के बाद जब आप अपने फोर्स को रिलीज करते हैं, जब आप उसको छोड़ते हैं, रबर अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करती है। ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ओके, नाउ सी, अब हम लोग पहले बात करते हैं डिस्टर्बेंस। सपोज दैट कि ये एयर का मॉलिक्यूल है, अभी ये अपनी जगह पे है। जब आप इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाइएगा तो ये अपने मीन पोजीशन से, व्हाट इज द मीन पोजीशन? जिस पोजीशन पे वो पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में था, दैट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। तो ये पार्टिकल अपने इस जगह पे रेस्ट कंडीशन पे था, दिस पोजीशन इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। ओके, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। एक्चुअली में डिस्टर्बेंस क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस जो हमारा है, डिस्टर्बेंस क्या है? एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन क्या है? जिस जगह पे वो रेस्ट कंडीशन में है। सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक पेंडुलम है इस तरह से लटका हुआ है, तो ये जो पोजीशन है ये हो गया मीन पोजीशन। अब जब आप इसको फोर्स लगाइएगा तो आप क्या करेंगे? इसको डिस्प्लेस कर दीजिएगा। तो ये जो फोर्स लगाने के बाद आप इसको डिस्प्लेस कर दिए, ये अब क्या हो गया? डिस्टर्बेंस। ये जो हमारा पार्टिकल है ये डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपने इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। दैट इज कॉल्ड द डिस्टर्बेंस। ओके, अब जरा सोचिए कि अगर ये इसी तरह से एयर पार्टिकल है, ये तो हमारे पास था भाई छोटा सा टॉपिक, डिस्टर्बेंस होता क्या चीज़ है? साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग डिस्टर्बेंस किसको बोलते हैं? सपोज दैट कि अगर कोई स्टूडेंट कहीं बैठा हुआ है, आप उसको उस जगह से हटा देते हैं, क्या बोलता है वो? डिस्टर्ब हो गए। तो डिस्टर्ब का मतलब क्या हो गया कि आपने उसके पोजीशन को, जिस जगह पे वो बैठा हुआ था आराम से, आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। दैट इज द डिस्टर्बेंस, यू हैव डिस्टर्ब हिम। ओके, नाउ सी, सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक एयर का पार्टिकल है, ठीक है, एंड दिस इज द मीन पोजीशन, मतलब इस कंडीशन पे एयर का पार्टिकल अपने रेस्ट कंडीशन में, हालांकि ऐसा तो होता नहीं है बट एक मान करके चल रहे हैं। अब सपोज दैट कि आप इस पर एक फोर्स लगाते हैं, ये एयर का पार्टिकल थोड़ी दूर तक मूव करता है, ठीक है। अब जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं, ये पार्टिकल वापस अपने मीन पोजीशन में आने की कोशिश करता है। दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है। और ये तो हो गया मीन पोजीशन। और जितने दूरी तक आप इसको डिस्प्लेस करते हैं, सपोज दैट कि आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ ले गए, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और ये क्या हो गया? मीन पोजीशन। ओके, तो ये जब आप इसको डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं और जैसे ही आप अपने फोर्स को हटाते हैं, ये मॉलिक्यूल अपने वापस पहले वाले कंडीशन में आना चाहता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या है? सेकेंड हमारे पास है इनर्शिया।
अब ये इनर्शिया क्या होता है, चलो फिर हम लोग एग्जांपल चलते हैं एक सिंपल पेंडुलम। सपोज दैट कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, आपने इसको फोर्स लगा करके थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, ध्यान देना है, आपने इसको फोर्स लगा करके थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। When you release the force, जब आप यहाँ पे लाने के बाद अपने फोर्स को रिलीज करते हैं, तब क्या होता है कि ये अपने इलास्टिक नेचर के कारण वापस अपने मीन पोजीशन में जाना चाहता है। ये क्या है, मीन पोजीशन है, और इसको कौन सा पोजीशन बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में ये आने की कोशिश करता है। अब ध्यान देना है कि जब भी आप किसी पेंडुलम को जब यहाँ पे रिलीज करते हैं तो क्या ये अचानक से आकर के यहाँ पे रुकता है, कभी नहीं। ये क्या करता है, ये मूव करते रहता है, और मूव करते हुए थोड़ी दूर और चला जाता है, अचानक से यहाँ पे नहीं रुकता है। तो ये जो किसी भी पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, रेस्ट, और अगर मूवमेंट में है, मोशन में है, तो मोशन में ही रहना चाहेगा। सपोज दैट कि अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया, अपने इलास्टिक नेचर के कारण ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, बट यहाँ पे आने के बाद ये अचानक से नहीं रुकेगा। अपने इनर्शिया ऑफ मोशन, चूंकि ये मोशन में था तो अभी इसका जो इनर्शिया है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, तो अपने इनर्शिया के कारण जो है वो मोशन में ही रहेगा। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मैकेनिकल वेव के ट्रांसफर के लिए नेसेसरी होता है। अब कैसे, अब यहाँ पे देखिए, तो ये खैर दो प्रॉपर्टी हमारे पास था जो मैकेनिकल वेव के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये एक वेव को एक जगह से यानी सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास हो गया सोर्स और ये सारे हो गए मीडियम के पार्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो गया ऑब्जर्वर। अब जब आप इसको डिस्प्लेस कीजिएगा, सपोज दैट कि जब आप इस पर फोर्स लगाइएगा तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल आगे की ओर जाएगा और अपने काइनेटिक एनर्जी को, अपने एनर्जी को, देखो पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, 3, 4, तो ये अपने एनर्जी को दूसरे पार्टिकल तक पहुंचाएगा और वापस अपने जगह पे आ जाएगा इलास्टिक नेचर के कारण, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ये एनर्जी इसके पास जाएगा, ये पार्टिकल आगे मूव करेगा, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा और अपने एनर्जी को थर्ड पार्टिकल को देगा, ये थर्ड पार्टिकल अपने एनर्जी को फोर्थ पार्टिकल को देगा, और इस तरह से ये एनर्जी ऑब्जर्वर तक पहुंचता है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, बट अपने जगह को छोड़ नहीं रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए सपोज दैट कि हमारे पास ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, और इधर किसी सोर्स से इसको डिस्टर्ब किया गया, ये मेन पोजीशन था, अब इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे ये डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा कि ये अपने एनर्जी को इस तरह, जैसे ये डिस्प्लेस होगा तो ये डिस्प्लेस होने के बाद इसको हिट करेगा, ठीक है, ये एनर्जी इसके पास आ गया। अब ये क्या करेगा, अपने इलास्टिसिटी, ये जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है ये अपने इलास्टिक नेचर के कारण वापस अपने मीन पोजीशन में आएगा और इनर्शिया के कारण थोड़ा और पीछे चला जाएगा। इसका मतलब इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इस तरह से, ये हो गया इसका वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये वाइब्रेट करते हुए ये अपने एनर्जी को दूसरे को देगा, ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये अपनी एनर्जी को तीसरे को देगा, ये वाइब्रेट करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते करते, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते करते ये पार्टिकल जो है अपने एनर्जी को ऑब्जर्वर तक पहुंचा देता है, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। इसमें पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से सोर्स से पार्टिकल डायरेक्ट निकल करके ऑब्जर्वर तक चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो मैकेनिकल वेव है ये कितने तरह का होता है। तो अभी हमने जो बात किया कि भाई हमारा जो मैकेनिकल वेव में क्या होता है ना, पार्टिकल डिस्प्लेस होते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ओके। अब ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, दैट डिसाइड्स द नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो हमारे पास मैकेनिकल वेव कितने तरह के हैं, मैकेनिकल वेव दो तरह के हैं। पहला तो हमारे पास हो गया ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, और सेकंड हमारे पास हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये है क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अच्छा, आप जरा एक बात करते हैं, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट से हमने एक रस्सी को बांध दिया,
ठीक है, और यहाँ पे पकड़ करके इस रस्सी को हम ऊपर नीचे करते हैं, तब ये जो हमारा थ्रेड है, ये जो रोप है, ये इस तरह से वाइब्रेट करके यहाँ तक पहुँचेगा। जब आप इसको इस तरह से करते हैं तो ये इस तरह का मूवमेंट करेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी किधर ट्रांसफर हो रहा है, आगे की ओर। हमारा एनर्जी किधर ट्रांसफर हो रहा है, आगे की ओर। ये हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर। हम यहाँ पे जब ऐसे करते हैं, रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं रोप को, तो ये जो हमारा जो एनर्जी है ये किधर ट्रांसफर होता है, ऑब्जर्वर की तरफ, आगे की ओर। मगर आपका पार्टिकल वाइब्रेट किधर कर रहा है, ऊपर नीचे। तो ध्यान देना है, हमारा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है अप डाउन। दिस इज द मेन पोजीशन, ये हो गया मेन पोजीशन। ये जो हमने एक सीधा लाइन खींच रखा है, ये हो गया मेन पोजीशन, ठीक है, ये हो गया मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया मेन पोजीशन। और जब आप इसके पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, यानी आप जब उसको ऐसे करते हैं, तो जितने भी रोप में, इस रस्सी में, इस रोप में जितने भी पार्टिकल हैं, ये सब ऊपर नीचे होते हैं। एज ए रिजल्ट ये जो रोप है, ये एज ए होल पूरी तरह से ऊपर नीचे होता है, और ये वेव आगे की ओर बढ़ती है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन किधर हो रहा है, अप डाउन, ओके, ऊपर नीचे की तरफ। वेव किधर बढ़ रहा है, आगे की तरफ। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ ना, ये वेव हमारा आगे की ओर जा रहा है, और पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, ऊपर और नीचे। कैसा हो गया, एक दूसरे का परपेंडिकुलर। तो ये जो वेव है, हम ये बोल सकते हैं, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, द वेव इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव। ये वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ओके, जैसे हमारे पास एक वाटर वेव, आपने एग्जांपल ले लिया था। वाटर वेव क्या है, एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। वाटर में जब आप किसी पत्थर को मारते हैं तो वो क्या वेव हो गया, ट्रांसवर्स वेव। सरफेस पे ये जो वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। जो भी मैकेनिकल वेव सरफेस पे होते हैं, गैस में तो ये जल्दी प्रोड्यूस नहीं होता है, गैस में ये प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये जो वेव होते हैं, ये वाटर वेव, वाटर के सरफेस पे प्रोड्यूस होते हैं। वाटर वेव एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। ओके, तो आई थिंक वाटर ट्रांसवर्स वेव आप लोगों के पास क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, अब जरा एक बात करते हैं, हमारे पास सपोज दैट कि हमारे पास एक सोर्स से, यहाँ से जो है एक हमारे पास इस तरह से एक लोड यहाँ पे लटका हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। अभी ये क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका मेन पोजीशन, ये हो गया मेन पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम इसको अगर डिस्प्लेस करते हैं, सपोज दैट कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, तब क्या होगा, ये जैसे आप इसको डिस्प्लेस कीजिएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँचेगा। बट कौन से फॉर्म में, ये हमारा स्प्रिंग कैसे वाइब्रेट करेगा, इस तरह से। अब यहाँ ध्यान देना है, ये हमारा ये किधर वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे, ठीक है। और हमारा वेव का डायरेक्शन किधर है, इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे जब आप इसको डिस्प्लेस कीजिएगा तो इसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँचेगा। मतलब ये जो आपका एनर्जी है, ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये हो गया, और हमारा वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल आगे पीछे होता है, जितने भी स्प्रिंग के पार्ट हैं, जितने भी स्प्रिंग के मॉलिक्यूल हैं, वो सब वेव के डायरेक्शन में, ये सारे के सारे वेव के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे साउंड। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, सपोज दैट कि अगर हमने फिर से एग्जांपल लिया था कि एक साउंड इसको डिस्टर्ब करता है, तो ये पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करेगा, ये पार्टिकल आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, और ये सारे के सारे जो है इस तरह से एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए ये वेव हमारा आगे की ओर जाएगा। अब जरा देखिए, वेव किधर जा रहा है, आगे की ओर, और इसी डायरेक्शन में ये जो हमारा लाइन है, इसी डायरेक्शन में इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इसके पार्टिकल अप डाउन मूव नहीं कर रहे हैं, ये वेव के डायरेक्शन में ही आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो गया, आगे पीछे जो मोशन हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो हम लोग देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम डिफाइन कर सकते हैं,
द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये जो हमारे मीडियम के पार्टिकल हो गए, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो, ये जो पार्टिकल हैं ये वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे, इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव मूव, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल आगे पीछे की ओर वाइब्रेट करते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कभी पार्टिकल एक दूसरे के सामने आते हैं, कभी दूर जाते हैं, कभी सामने आते हैं, कभी दूर जाते हैं। तो जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं एक दूसरे पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जब दूर जाते हैं तो प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रिएट होते हैं। और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज दैट कि एक मीडियम हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास, ये क्या हो गया, ये जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन का मतलब हो गया हाई प्रेशर, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है, एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, ठीक है। दैट इज द कंडीशन ऑफ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। और ये जो कंडीशन होता है ये हाई प्रेशर का होता है। और रेयरफैक्शन का मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं। तो जब ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे तो यहाँ पे कौन सा जोन बनेगा, लो प्रेशर का जोन बनेगा, ठीक है। तो ये जो है कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन किस में बनता है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और अगर ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करें तो ट्रांसवर्स वेव का हमने कंडीशन कैसा बनाया था, ये हमारा हो गया मीन पोजीशन और ये वेव हमारा इस तरह का जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट को, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, ये क्रेस्ट हो गया। और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। और ये हमारे पास ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, अगर इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारा, ठीक है, ये जो पार्ट बनेगा ये हो गया हाई प्रेशर का यानी कॉम्प्रेशन का, और ये जो पार्ट बनेगा लो प्रेशर का। मतलब ये हुआ कि ये जो क्रेस्ट है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्रेशन रिप्रेजेंट करता है, हाई प्रेशर जोन रिप्रेजेंट करता है, और ट्रफ जो है लो प्रेशर जोन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो खैर अभी तो ये हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास था ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे अपने पास लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है ना, साउंड वेव, एक साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे एयर के पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं और इस तरह से ऑब्जर्वर तक साउंड पहुंचता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव आपने देखा था, वाटर वेव एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, स्प्रिंग वेव को कौन से कंडीशन में रखेंगे, अभी हमने देखा था स्प्रिंग वेव क्या होता है। सपोज दैट कि अगर हम लोग उसको स्प्रिंग अगर इस तरह से बंधा हुआ और उसको ऐसे करके छोड़ देते हैं तो ये आगे पीछे मूव करेगा। तो ये जो आगे पीछे जो मूव हो गया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। चलिए अच्छा, अब जरा हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव के कुछ और पार्ट के बारे में, ठीक है, मैकेनिकल वेव के कुछ और टर्म के बारे में। एक्चुअली में मैकेनिकल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल पॉइंट को यूज करते हैं, ग्राफिकल वेव को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकल वेव में क्या है, एक्चुअली सपोज दैट कि हमारे पास एक था ट्रांसवर्स वेव या फिर चलो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हमारा कौन सा वेव बना, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है।
अभी हमने बात किया था कि यहाँ पे पार्टिकल बहुत ही पास में है, तो ये हो गया कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। जहाँ पे पार्टिकल पास में है उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल दूर में है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। अब इसी कंडीशन को अगर हम लोग ट्रांसवर्स वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। ओके ना। तो अब जरा बात करते हैं किसी भी वेव को, अभी जैसे हमने बात किया था कि डिस्टरबेंस का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल्स को उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देना। अभी जैसे हमने बात किया था कि सपोज दैट कि अगर आपने एक रस्सी को यहाँ बांध रखा है और यहाँ से आप अगर इसको ऊपर नीचे करते हैं तो आप इसको कितना ऊपर या कितना नीचे ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। ये जो हमारा पार्ट है इसको बोलेंगे मीन पोजीशन, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और अगर इसी चीज़ को ग्राफ में देखें, अगर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हो गया, देखो ये हो गया क्या, मीन पोजीशन, ये ओरिजिन हो गया मीन पोजीशन, और ये क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और इधर भी हम लोग ले लें तो एक्सट्रीम पोजीशन। एक आइडियल वेव के लिए अप और डाउन का जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है वो इक्वल होता है। ये जो हमारा डिस्टेंस है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। उतना ही ये भी होगा, ये हो गया एम्पलीट्यूड। मतलब ये हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। एक्चुअली एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। किसी भी पार्टिकल्स को उसके मीन पोजीशन से जितना दूर आप डिस्प्लेस करते हैं, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, या फिर तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ सेकेंड टर्म ये होता है वेव लेंथ। हम लोग वेव लेंथ किसको बोलते हैं, तो वेव लेंथ का मतलब क्या होगी, जैसा हमारे पास नाम दिया हुआ है कि वेव लेंथ का मतलब हो गया कि एक वेव का कंप्लीट लेंथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ से बात करें, सपोज हमारा दिया हुआ O A B C D, O टू A, O से लेकर के A तक ये कितना वेव हो गया, हाफ वेव हो गया, और A से लेकर के B तक हाफ वेव। अगर आपसे पूछा जाए तो कंप्लीट वेव कहाँ तक है, तो हम लोग बोलेंगे O टू B, O टू B ये हमारे पास है। तो O से B तक का जो लेंथ होगा उसी को बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, इसी को बोलते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है, दैट इज इंडिकेटेड फ्रॉम लैम्डा, ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये जो लंबाई होता है ओ बी, क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई होता है, ये जो लेंथ हो गया, ये एक्चुअली में किसी भी दो क्रेस्ट के बीच का लेंथ और या फिर तो दो ट्रफ के बीच के लेंथ का इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ बी का जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम और लेंथ फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली में हम जब डिफाइन करते हैं वेव लेंथ को, सिंपली हम लोग बोल देते हैं इट इज डिफाइंड एज द लेंथ फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट और वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ। एक क्रेस्ट से उसके बाद का जो सेकेंड क्रेस्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और
द सक्सेसिव डिफरेंस, मतलब एक से दूसरे के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्रेस्ट से हम डायरेक्ट यहाँ पे चले गए, तीसरे क्रेस्ट पे चले गए, नहीं, ठीक है। तो एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वेवलेंथ। और अगर आप बात करें इस तरह के वेव में, तो इसमें क्या होता है ना, एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, या एयर रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारे पास था एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। व्हाट इज वेवलेंथ, द लेंथ फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट और वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ, ओके, और या फिर तो वन कॉम्प्रेशन एरिया टू सेकेंड कॉम्प्रेशन एरिया, ये जो लेंथ होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ।